Assalamu alaikum class. Welcome to the orientation session of Environmental Sciences. I'm Anam Said, CSS 2024 qualifier, and I have done Masters in Environmental Sciences. So, as far as my teaching experience regarding this subject is concerned, I have I have mentored 100 plus students for CSS 2026 Environmental Sciences. So, past year हमने 4 बैचेस कंडक्ट करवाए थे Environmental Sciences के TBI के अंडर. सो इस कोर्स की डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं. ये ये जो कोर्स है इसमें आपके 12 प्लस लेक्चर्स होंगे लाइव. ठीक है. तो ये जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं. सो टोटल 18 लेक्चर्स में या 15 लेक्चर्स में आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा. और जहाँ तक टेस्ट की बात है तो यहाँ पे ये टेस्ट मेंशन है. 3 वीकली मॉक्स हैं इसमें, जो हम वीक में पढ़ेंगे उस टॉपिक का वीकेंड्स पे टेस्ट हो जाएगा. ठीक है. देन इसके बाद 2 ग्रैंड मॉक्स होंगे, एक मैं हाफ बुक का लेती होती हूँ और दूसरा जो है वो सेकंड हाफ का. कहने का मकसद है कि अगर आप लोग इस सेशन के साथ बाउंड रहते हैं और इस सेशन को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कोई और टेस्ट सेशन या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए. जो इन्वायरमेंटल साइंस का अभी CSS 2026 में भी पेपर आया वो तकरीबन 99% वही था जो हमने बार बार उसको टेस्ट सेशन में प्रैक्टिस किया था. टेस्ट सेशन से मेरी मुराद है जो हमने इसमें टेस्ट कंडक्ट करवाए थे अपने सेशन में. ठीक है. और जहाँ तक मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ, आगे जाके इसकी इम्पोर्टेंस भी बताती हूँ कि अगर आप लोग अभी भी इस एम्बिग्विटी का शिकार हैं कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रही कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, तो इन्वायरमेंटल साइंस एक सेफ सब्जेक्ट है. सेफ और येट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है. तो हमें ऑप्शंस जो हैं वो अपने वाइजली चूज करने चाहिए क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों की एलोकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अभी CSS 2026 का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है. सॉरी, 2025 में जो अभी रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट. ठीक है, एलोकेशन का. तो उसमें जस्ट 170 कैंडिडेट्स को एलोकेशन मिली. और पंजाब में भी हमने देखा कि बहुत हाई स्कोर भी था लेकिन वो रह गए स्टूडेंट्स. ठीक है. अगर उनके 5 या 10 मार्क्स या 15 मार्क्स कहीं ना कहीं से ज्यादा हो जाते, और उसको सिक्योर करने का एक तरीका होता है आपने ऑप्शनल्स में बहुत ज्यादा हाई स्कोर अचीव करना है. कंपल्सरीज में सबके तकरीबन एक जैसे स्कोर आ रहे होते हैं. ठीक है. क्योंकि कंपल्सरीज एक हिट लिस्ट पे होते हैं, वहां पे वैसे भी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है. सो उसमें आप लोग फिर भी सब सेम पेज पे होते हैं, लेकिन जो एलोकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके 80 प्लस 75 प्लस इस तरह के स्कोर आ रहे होते हैं ऑप्शनल्स में. ठीक. तो ये एक सेफ सब साइड पे रहने के लिए आप लोगों को ऑप्शनल्स जो हैं वो अपने वाइजली चूज करने हैं. जो क्लासेस हैं हमारी थर्सडे टू सैटरडे होंगी. 2 आवर्स की क्लास होगी, 8 to 10 PM. और ये आपका 1 मंथ का सेशन है. ठीक है. अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें 5 to 7 डेज ऊपर भी चले जाएंगे, लेकिन जो मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस है 4 बैचेस को कंडक्ट करवाने का और टॉपिक्स को कवर करवाने का, तो उस बेस पे ये 1 मंथ का मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है. अब कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये क्लेरिफाई करती चलूं कि जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग बिगिनर्स होंगे. ठीक है. CSS का आपने एक गाइडेंस ले ली और कंपल्सरीज की आपको गाइडेंस है, ऑप्शनल्स की समझ नहीं आ रही. कुछ लोगों की जो डिग्री होगी उस जैसा सब्जेक्ट उनको नजर आ रहा होगा बट वो हाई स्कोरिंग नहीं होगा. या वो जिस तरह से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वैसे एक इजी सब्जेक्ट है लेकिन उसको चूज करना एक वाइज डिसीजन नहीं है. इस तरह से ही और भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं. कुछ सब्जेक्ट हिट लिस्ट पे होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी कभी हिट हो जाता है कभी सही रहता है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि लो टू मीडियम स्कोरिंग होते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. सो इस तरह के आपको वेरियस सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि आप लोग को समझ नहीं आ रही कि क्या चूज करें. ठीक है. इंटरेस्ट डेवलप होना या आपकी डिग्री होना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं इसमें तो इन्वायरमेंटल साइंस की मैं आपको एक इम्पॉर्टेंस बताती हूँ कि एक एक तो इसका स्कोरिंग पोटेंशियल अभी तक 2016 से आप उठा लें 2025 तक की DMCs, तो स्कोरिंग पोटेंशियल इसका 80 प्लस रहा है. ठीक है. 70
प्लस भी ये अच्छा स्कोर देता है और 80 प्लस भी रहा है। अब ये जो 80 प्लस या 70 प्लस स्कोर लेना ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ लिया और वो आ गए, सिंपल पढ़ लिया। उसको जाहिर सी बात है, आपने कोई भी सब्जेक्ट लेना है, कंपेटिटिव लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी, स्मार्टली उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसके लिए भी ये नहीं है कि आपको कोई साइंस बैकग्राउंड की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप जीएसए में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जीएसए में एक एनवायरमेंटल साइंस का सेक्शन है। सीएसएस 2025 का अगर आप पेपर उठाएं जीएसए का, तो वहां पे दो पार्ट्स में उन्होंने, जैसे A B C D सेक्शंस होते हैं ना साइंस के 40 मार्क्स के, तो दो में उन्होंने इन्वायरमेंट का को टच किया हुआ है कि पॉल्यूशन पे लिखें, एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन, उसके 10 कॉन्सिक्वेंसेस, 10 इम्पैक्ट्स। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आ जाता है। अभी कभी आप पेपर उठाएं तो कहने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कहने का मतलब है कि आप लोगों को जो साइंस रिक्वायर्ड होती है जीएसए के लिए, उतनी ही साइंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट में। तो इसमें कोई साइंटिफिक कोई नॉलेज इस तरह से रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप लोगों को वो कंसेप्ट ऊपर से गुजर जाएंगे, या आप लोगों की डिग्री नहीं है इसमें तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स इसको चूज करते हैं जिनका कोई इन्वायरमेंटल साइंस से लिंक नहीं होता, कोई साइंस भी उन्होंने उस तरह से एफएससी के बाद नहीं पढ़ी होती। फिर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का है, इसको प्रिपेयर बहुत शॉर्ट टाइम में भी किया जा सकता है। अभी जो मेरे लास्ट जो मैंने बैच करवाया था कंडक्ट दिसंबर में, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि उन्होंने कहा था कि हमने चूज कर लिया इसको, जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपके ऑप्शनल चूज हुए होते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रही कि अब इतना कम टाइम है हम इसको किस तरह से करें। तो वो भी होता है कि आप, जैसे मैंने उनको एक गेस्ट बना के दिया कि आपने सिर्फ ये 4 या 5 चैप्टर्स हैं, आप ये कर लें और यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम। तो उनका ये ही फीडबैक आया था कि पेपर जो है ना वो मैनेजेबल था और अच्छा पेपर हो गया। तो इसको अगर आप डेडिकेटेडली 15 to 20 डेज भी देंगे इसको प्रिपेयर करने में, तो इजीली प्रिपेयर हो जाता है सब्जेक्ट। फिर अगर हम इस इंटर डिसिप्लिनरी नेचर की बात करें, तो आप लोगों को ये सुनने को मिला होगा अब तक, जब भी आप ऑप्शनल्स चूज कर रहे होते हैं, तो मेंटोर्स आपको ये कहते हैं या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स वो चूज करने हैं जो कि आपके इंटरलिंक कर रहे हों, ताकि आप लोगों को आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो, उसको मैनेज करने में। तो इन्वायरमेंटल साइंस आप लोगों की डोमेन बनती है एसए में, ठीक है। एसए के पेपर में सीएसएस 2025 में ये टॉपिक आया हुआ है, रीफॉरेस्टेशन एज ग्लोबल अर्जेंसी। तो ये बिल्कुल इन्वायरमेंटल साइंस का आपका टॉपिक बनता है। नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका इसमें टॉपिक है चैप्टर में, अभी सिलेबस ब्रेकडाउन की तरफ जाती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को इसका सिलेबस कितना इजीली मैनेजेबल है, इजी भी है, ठीक है। अ, ये है CSS 2023 की स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट। फिर मल्टीपल जो आप लोगों के प्रोविंशियल लेवल पे एग्जाम हो रहे होते हैं, वहां पे भी क्लाइमेट या फिर इन्वायरमेंट की डोमेन आती है। जहां तक बात है करंट अफेयर्स की, तो आप ये CSS 2026 का करंट अफेयर्स का पेपर है, और यहाँ पे आप ये देखें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्लाइमेट शॉक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेबल सिक्योर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट पाकिस्तान। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारा एक टॉप इस पे कंप्लीट चैप्टर है। तो ये यहाँ से इन्वायरमेंटल साइंस का एक पूरा चैप्टर अगर आपने वो अच्छे से कवर किया, आप इन्वायरमेंट पाकिस्तान अफेयर में क्लाइमेट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आई या करंट अफेयर में, आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखेंगे एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया करंट अफेयर में, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का ही पेपर है CSS 2026 का। उन्होंने कहा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फूड प्रोडक्शन थ्रू GMO। अब ये करंट अफेयर के हवाले से कभी किसी ने इस तरह से इसको प्रिपेयर नहीं किया होगा इस क्वेश्चन को, बट जिसने एनवायरमेंटल साइंस इसका था तो उसको ये समझ आ गई कि हमने जेनेटिकली, ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है वहां से GMO के बारे में आपने लिखना है, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ डीपॉपुलेशन, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है और ये आप लोगों का डेमोग्राफिक का
इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक बनता है। ठीक है। तो ये सारी रेलिवेंस आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज पे किस तरह से बात की जाती है। आप डिफरेंट आर्टिकल्स भी देखते हैं डिफरेंट वेरियस न्यूज़पेपर में, तो ये इसकी हेडलाइंस में रहती है ये चीज़ें सारी इन्वायरमेंट रिलेटेड। ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई आप लोगों को साइंस बैकग्राउंड की उस तरह से ज़रूरत नहीं है इसमें। वही कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लोग जीएसए में अप्लाई करेंगे। सिलेबस ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं तो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 8 हैं। ठीक है। 8 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इजी है वैसे। ठीक है। तो इसमें से कभी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, अभी उस तरह से नहीं आता, लेकिन हमने सभी टॉपिक कवर करने हैं। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों को सिग्निफिकेंस बता रही हूँ इन सब चैप्टर्स की। तो इसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल थॉट, इन्वायरमेंट पे कब बात स्टार्ट हुई होना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके इश्यूज क्या हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। ओवर पॉपुलेशन एक इशू है, पॉवर्टी जो है वो एक इशू है, वो एक हर्डल है इसमें। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक हर्डल है हमारे पास। यही आज का हमारा टॉपिक भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पे है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस जैसे आपको टॉपिक प्रिपेयर आप लोग करते हैं ऐसे डोमेन में, क्लाइमेट एंड एआई, क्लाइमेट एंड जेंडर। ठीक है। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका जेंडर पे क्या इम्पैक्ट है। और जो एनवायरमेंटल साइंस है उसकी वेरियस जो फील्ड्स हैं, जैसे जियोग्राफी की फील्ड है, अगर हम सोशियोलॉजी की फील्ड की बात करें, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें। ठीक है। इस तरह से जितनी भी वेरियस फील्ड्स होती हैं, वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, उनके साथ इसका क्या इंटरलिंक्ड ये इकोनॉमी। ठीक है। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का नाम सुना है। ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, हम जो जितने भी डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे या जितने भी डेवलपमेंट करेंगे, अपनी कंट्री की ही बात कर लें अगर पाकिस्तान की, तो हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, बट उसका जो लिंक है वो इन्वायरमेंट के साथ होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लेंथी भी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी लेंथी है। लेंथी इस तरह से है कि जितने भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि एसिड रेन क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, जेनेटिक पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। ये सब चीज़ें। फिर हमारे पास जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का डायरेक्ट करंट अफेयर का टॉपिक बनता है यहाँ से, करंट अफेयर, पाक अफेयर और इंग्लिश ऐसे। और जीएसए में भी ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से आती हैं। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन और मिटिगेशन टेक्निक्स पूछी जाती हैं, क्लाइमेट चेंज में कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या होता है, ये इस तरह की सब चीज़ें आएंगी। ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, हम किन बेसिस पे कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट भी थी और इस पे ऐसे आया हुआ है कि इज क्लाइमेट चेंज रियल। तो आपने मैनिफेस्टेशंस लिखनी है, अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, यूजुअली आप सपोर्ट ही करते हैं जो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी हुई है। तो क्लाइमेट चेंज अगर रियल है तो हम किन फैक्टर्स की बेसिस पे कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल फिनोमिना। उसके मैनिफेस्टेशंस आएंगे, उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, कॉजेज आएंगे, देन इम्पैक्ट्स आएंगे और सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, तो जितने भी ये यूनाइटेड नेशंस ने यूएनएफसीसी के प्रोग्राम्स हैं, यूएनडीपी के प्रोग्राम्स हैं, तो इस तरह से ये वाली चीज़ें इसमें ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल इनिशिएटिव्स में आती हैं। और ये टॉपिक भी, ये जो लास्ट वाले हैं इसमें से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम सब ही करेंगे। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह से एनालिसिस किया गया है सारा, तो इसमें से 2-3 डोमेन्स बनती हैं।
EIA और EPA, इस तरह की चीजें। और ग्लोबल इनिशिएटिव्स, जैसे पाकिस्तान ने किन किन इनिशिएटिव्स में रोल प्ले किया है और उसका साइनेटरी है पाकिस्तान। ठीक है, जिस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कयोटो प्रोटोकॉल, तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आप लोगों के GSA के पेट क्वेश्चंस होते हैं। जब वो इधर से कवर करता है एरिया तो यहाँ से बिठाता है। फिर GIS एंड रिमोट सेंसिंग, तो वो भी आप लोगों का GSA का सिलेबस है, वो यहाँ पे भी आता है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ये इन चैप्टर्स में ही आता है, GIS एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेशंस। तो ये इतना सा सिलेबस है, इसमें भी जो हाई इम्पैक्ट है जिन चैप्टर्स का, वो जो मैंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये वाले हैं। ये 4 चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करवाऊंगी मैं आप सबको सभी, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी CSS 2026 में तकरीबन तमाम ऑप्शनल्स का ट्रेंड चेंज हुआ। और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को उस तरह से आइडिया नहीं होगा। बट अगर कोई रिपीटर्स हैं और या आपके कोई सीनियर्स हैं इस फील्ड में, तो आप उनसे पूछें कि हर जो सब्जेक्ट है, या आप खुद भी पास्ट पेपर एनालिसिस करें, तो बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आए थे उनके कुछ क्वेश्चंस। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस अपने उसी पेज पे रहा जैसे वो पेपर एक आता रहा है। ठीक है, मतलब इतना मुश्किल नहीं आया, और जो आया वो जिन स्टूडेंट्स ने उस तरह से तैयारी की थी उनके लिए वो बहुत इजी था। सो आवाज में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? लेट मी कंफर्म कि आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अभी क्लास जो है वो जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एक पेपर पैटर्न समझा रही हूँ और सिग्निफिकेंस बता रही हूँ एनवायरमेंटल साइंस को चूज करने की। तो MCQs जैसे आप लोगों के बाकी ऑप्शनल्स के होते हैं वैसे ही हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ ऑप्शनल्स में आप लोगों के सेक्शंस इस तरह से बने होते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। 4 क्वेश्चंस, अगर हम CSS 2020 तक देखें तो इसमें होता था कि अगर एक क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स दिखाती भी हूँ, तो वो सब पार्ट्स में आता था, कोई 5 मार्क्स का, कोई 8 मार्क्स का, कभी 4 का। मीन्स के वो 20 को उन्होंने डिवाइड किया होता था। ठीक है, या बाइफरकेट किया होता था कि 10 ईच का आपने वो करना है। बट अब जो ट्रेंड है वो यही है कि आपने 4 क्वेश्चंस उन्होंने सिंपल दिए होंगे, और एक में पार्ट्स होते हैं, 10 उसके होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये आप लोगों के पास सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, इसमें आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पास्ट पेपर्स मैं आपको अभी अगली स्लाइड में शो करवाती हूँ। 80+ का क्या टारगेट होगा, आप ये वेरियस सब्जेक्ट्स में आप लोग कर सकते हैं इसको ऑप्ट, इस फार्मूला को। अगर हम बिलखसूस इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, तो एक तो आपने कोई भी पेपर है ना आपका, ठीक है, आप लोग बिगिनर हैं, सबसे पहले आपने ये चीज अपने माइंड से निकाल देनी है कि CSS तो पता नहीं क्या चीज है, और जो पढ़ रहे हैं उनके पास क्या ही नॉलेज होगा, और ये हम नहीं कर सकते। सबका जीरो से ही स्टार्ट होता है। अगर आप लोग बहुत बेस लाइन पे भी हैं और आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो आप उसको अब थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम दे लें, कुछ ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, समझें उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो आप लोग उस लेवल पे आ जाते हैं, और फिर सारी मेहनत ही है। हर जो इंसान है वो मेहनत करके ही जाएगा, चाहे उसकी उसमें आप कह लेंगे उसको बहुत ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो। अल्टीमेटली तो ये एक रिटर्न एग्जाम ही है, तो आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस का फायदा ये होगा कि आप लोगों की स्पीड मेंटेन होगी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर जो अपीयर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप ये देखें कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप हो जाते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो यही होता है कि एक तो उन्होंने सिलेबस उस तरह से टाइमली कवर नहीं किया होता, रिविजन्स नहीं की होती, और दूसरा यही जो मेजर एक मेरे नज़दीक है वो ये कि रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती, पेपर छोड़ आते हैं बच्चे, 1 या 1.5 सवाल छोड़ आते हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो ड्रॉप हो गया। जहां आप 70+ स्कोर कर सकते थे, 65+ स्कोर कर सकते थे, वो आपका देखें 20-25 मार्क्स जो हैं वो वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों के 40s और 50s में मार्क्स आ रहे होते हैं। तो ये एक है कि स्पीड मेंटेन करनी है, और उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोगों के नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हों, रिवीजन टाइमली हो जाए, और आपने फिर गोल ये करना है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं।
फिर आप ये देखें कि एसए के पेपर को निकाल के आपके जो बाकी 11 सब्जेक्ट्स बनते हैं उसमें 20, ठीक है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप वहां से ही 18+ स्कोर करने लग जाएं तो आपका जो वैसे स्कोर है वो कितना बूस्ट हो ओवरऑल। और अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो इधर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 18-19 आपके लाजमी ठीक होने चाहिए अगर आपने अच्छा स्कोर लेना है। मैं आपके साथ एक इन्वायरमेंटल साइंस की एमसीक्यू फाइल भी शेयर करूंगी, और ये मैं फीडबैक बता रही हूँ अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स का कि उन्होंने मुझे आके ये फीडबैक दिया पेपर जिस जिस दिन आप लोगों का सीएसएस का इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर था 2026 का, कि मैम आपकी ही जो भी 200 एमसीक्यूज थे वहीं से आए थे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो उस दिन पढ़ के गए थे सिर्फ वो, जाहिर सी बात है किसी ना किसी की कोई मजबूरी होती है, नहीं कोई सब्जेक्ट इस तरह से रह जाता है। तो उनका रात को मुझे मैसेज आया कि आपने ना सिर्फ मुझे बता दें कि मैं और क्या इसके अलावा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप जस्ट एमसीक्यूज करें, कुछ मार्क्स तो यहाँ से भी सिक्योर होंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज की ये इंपॉर्टेंस होती है, आप एक क्वेश्चन को इतना लिख रहे होते हैं कि वहां पे आपके 5 या 6 नंबर आ जाएं या 10 नंबर आ जाएं, लेकिन जब आपके एमसीक्यूज सिक्योर हैं आपका वहीं पे 18-19 यहाँ पे स्कोर बन गया। ठीक है, फिर जो फ्लो चार्ट्स, केस स्टडीज, स्पेशली पाकिस्तान स्पेसिफिक, फिर ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में भी कवर होंगी कि पाकिस्तान स्पेसिफिक उसकी क्या केस स्टडी बनेगी, या फिर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो क्या क्या केस स्टडीज बन सकती हैं। इस तरह ही आपने स्टैंड आउट करना है अपने पेपर को। इन्वायरमेंटल साइंस की जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस को ऑप्ट करते हैं वो एक बुक से ही कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो फिर होता ये है कि आपकी ना मोनोटोनस एक पेपर में नजर आती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने, जिस तरह से अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड से मुराद मेरी कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो अब सीएसएस में अपीयर होने लग गए हैं, नंबर ऑफ अकेडमीज ज़्यादा हैं, हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है हर डेटा की। ठीक है, और अगर हम मार्केट में देखें तो बुक्स कुछ सब्जेक्ट की बहुत लिमिटेड होती हैं, या जो एक मेजर जो हमारे पास एकेडमीज हैं उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एनरोल्ड। तो एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख एक जैसा रहे होते हैं। ये बाकायदा आप रिपोर्ट पढ़िएगा सीएसएस 2022 की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, कि ऐसे लगता है कि सब ने एक जैसे नोट्स कॉपी कर लिए हैं और उन्होंने वो यहाँ पे आके लिख दिया, तो इसलिए हम ज्यादा स्कोर नहीं देते। ठीक है, तो आपने ना ये जो कॉपीड मटेरियल होता है ना उससे बचना है, और इसलिए ये मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर दूं पॉइंट कि जो कहते हैं ना कि हमें बने बनाए नोट्स मिल जाएं, तो ये उनको ही एंड पे नुकसान होगा। अपने हैंड रिटन नोट्स आपने बनाने हैं, और जब जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप अपनी मर्जी की चीजें भी ऐड करते हैं। ठीक है, आपके जो नोट्स हैं वो दूसरे कैंडिडेट से थोड़े डिफरेंट ही बनते हैं, चाहे आप लोगों का टॉपिक सिमिलर हो आपका। अब मेरी जो क्लास है वो सब स्टूडेंट्स लेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करूंगी, पूरा मटेरियल शेयर करूंगी, वो सब स्टूडेंट्स के पास होगा। लेकिन जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सब अपने अपने ऑन पेज, किसी ने न्यूज़पेपर में कोई नई चीज़ पढ़ी होगी वो ऐड करेगा उसमें। ठीक है, किसी ने कहाँ पे पढ़ी होगी, तो फिर भी ये आप लोगों की आपस में भी अलग अलग होंगे। ठीक है, सबका एक्सप्रेशन भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से है। देन टेक्निकल टर्म्स और लोकल डाटा। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स जैसे आप लोग वर्ड सुनते हैं, जार्गन्स यूज करने होते हैं, आपने एग्जामिनर को ये शो करवाना है कि आपकी तो इस पे ऐसी कमांड है इस सब्जेक्ट पे कि आपका आपकी डिग्री है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसको सुपरफिशियल नॉलेज नहीं देना। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। अब आप कोई एक ऐसा वर्ड यूज कर लें इन्वायरमेंटल साइंस में और उसकी कोई टर्मिनोलॉजी हो। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट है उसको यूज करें, रादर देन कि आप कह रहे हैं कि कार्बन का जो परसेंटेज है एमिशन की वो बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए एक वर्ड है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें आप। ठीक है, सो इस तरह से चीजें करनी है। देन जो लेटेस्ट एग्रीमेंट्स हैं, अब कोप का था वो मैंने एक स्पेशल वर्कशॉप भी यहाँ पे करवाई थी, कोप 30 की। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, कोप 28 और 30 का क्वेश्चन हमें सीएसएस 2026 में देखने को मिला है, और ये वैसे भी आता रहा है। जनरल एक जेनेरिक आंसर कभी भी नहीं लिखना, ये सब आपके सब्जेक्ट्स के लिए है। आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट देना है उसके लिए, अब जब देखें कोई आप आर्ग्यूमेंट देते हैं ना तो वो आपकी स्टांस होती है, आपने उस स्टांस को वैलिडेट करना होता है, सब्सटेंशिएट करना होता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स को कोट कर दें वहां पे।
और अपने नोट्स आपने बनाने ही इस तरह से हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि हम नोट्स मेकिंग कैसे करें, तो उसके लिए यही है कि आपने एक टॉपिक तैयार किया, ठीक है, उसके सारे एस्पेक्ट्स आपने तैयार किए, पास पेपर पास पेपर्स आप लोग उठाएं, और उस डोमेन से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हवाला दिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कौन सा क्वेश्चन है, उस उन तमाम क्वेश्चंस को लिख लिया। अब आप लोगों के जो नोट्स हैं उन तमाम क्वेश्चंस को कवर करने चाहिए, वो जो आउटलाइन आप बनाएंगे, आउटलाइन बनाएं, और हर आउटलाइन में हर सब हेडिंग के साथ एक स्टैट लिख लें, कोई कोट लिख लें, कोई केस स्टडी लिख लें। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की वो फैक्ट बुक भी तैयार होती रहती है, जो कि आपको ऐसे में भी हेल्प आउट करती है, और दूसरा वो सब्जेक्ट भी तैयार होता रहता है। ठीक है, ये सारी अगर आप लोग डायग्राम्स या केस स्टडीज नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखेंगे, तो ये आप लोगों की फिर स्कोर जो है वो उतना बूस्ट नहीं करेगा। जहाँ तक रिकमेंडेड सोर्सेज की बात है, तो इन्वायरमेंटल साइंस की ये बुक है, ये नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और जो मैंने एक आप लोगों को अगर कोई सिर्फ एक खुद से भी तैयारी करना चाह रहा है, जैसे एक जनरल ओरिएंटेशन है आज की क्लास, अब जरूरी नहीं है कि आप सब में से मेरा सेशन जो है वो आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक जनरल ओरिएंटेशन का मकसद ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है, और ये यूट्यूब पे भी हमारी अपलोड होती है, तो जिसने भी जनरल गाइडेंस लेनी है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अच्छी बुक है नो डाउट। तो इसको मोनोटनस ना क्रिएट हो, आपने ये करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं इस बुक से, और रीसेंट डेटा जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, पाकिस्तान रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें कोट होती रहती हैं, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लें। और या फिर आप लोग सिर्फ सिंपल गूगल पे जाके वो टॉपिक लिखें और न्यूज़ का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें, तो उस पे जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि चाइना ने क्या किया है, नेदरलैंड ने क्या किया है, सिंगापुर ने क्या किया है, जापान में क्या इन्वेस्टमेंट हुई है क्लाइमेट रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये हमें वक्तन फवक्तन देखने को मिलती रहती हैं, तो अपने नोट्स को आपने अपडेट करना है इस तरह से। ठीक है, फिर कुछ आर्टिकल्स जैसे यूनाइटेड नेशंस के आते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये चीज़ें आपको फिर इस बुक में नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली जो बुक होती है वो एक उस तरह से अप टू डेट नहीं होती। ठीक है, अब जैसे वो एक एडिशन को थोड़ा सा रिवाइज ही करते हैं, अगर करते भी हैं, तो ये वाली चीज़ें, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये उस तरह से यहाँ पे नहीं होती कवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अपने जो अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंटल साइंस को लेके, आप अभी आप टेस्ट करें और आप लोग मुझे बताएं कि क्या दो कॉजेज हैं इन्वायरमेंटल चेंज के, तो अभी क्विक सी ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हम करते हैं, तो आप लोग क्या इसमें प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी, कमेंट्स में प्लीज आंसर करें। सो आप लोगों ने कहा ओवर पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कार्बन एमिशन, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, एंथ्रोपोजेनिक, हाँ, ये देखें कितना अच्छा वर्ड यूज किया है फिजा आपने, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब कोई एक लेमैन, अगर लेमैन लैंग्वेज में आप लिखें तो आप कहें कि मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, बट क्लाइमेट के लिए ना एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है ये। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक, इसका मतलब यही है कि मैन मेड। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल आप लोगों के मतलब वेरियस आप लोगों को फैक्टर्स पता हैं इन्वायरमेंटल चेंज के। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंटल चेंज का, ये मुझे बताएं उसमें वन वर्ड में ही इस तरह से। हाँ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो टर्म है, अब बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है। ठीक है, सॉइल इनफर्टिलिटी हो जाती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, गुड, टेम्परेचर में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, फ्लड्स, ड्राउट्स। सो ये सब हमें, अच्छा, फिर जो थर्ड है, ये वाकई आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, नेम 3 ways टू कोप विद एनवायरमेंटल चेंज। कौन सी सस्टेनेबल या प्रेगमेटिक सॉल्यूशंस होंगे, कौन सी एडेप्टेशन और मिटिगेशन टेक्निक्स होंगी जो एनवायरमेंटल चेंज को रोक सकती हैं। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी को हमें ऑप्ट करना चाहिए, प्लांटिंग ट्रीज की जगह एक बेहतर जार्गन यूज करें जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा और आपको आता है वो।
फातिमा। हाँ, एफोरेस्टेशन बिल्कुल। एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन बोथ, ठीक है। रिफोरेस्टेशन होता है आप एक जगह, जंगलात हूँ, फॉरेस्ट हूँ, और उसको, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वहां से वैनिश हो जाए, तो आप उसको दोबारा आबाद कर दो, दोबारा वहां से फॉरेस्ट लगा दो, मतलब उसी जमीन पे जहां जहां पे पहले से फॉरेस्ट थे। बट एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि एक एक वैसे ही जमीन का आपको ग्राउंड मिल गया है, ठीक है, जमीन मिल गई है वैसे, और उस पे कभी भी दरख्त नहीं उगे थे, लेकिन आप लोगों ने नए सिरे से वहां पे दरख्त उगाए हैं, शजरकारी की है नए सिरे से, तो उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं। और डिफोरेस्टेशन, इन दोनों का आप कह लें कि फॉरेस्ट लगे हुए हैं, आप कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसको वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। कार्बन क्रेडिट्स को यूज किया जाए, कार्बन टैक्सेशन, एफोरेस्टेशन, और ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो, जिसे हम कोप कहते हैं, तो उसके जो, उसके अंडर जो प्लेजेस होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में सोचना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए बिल्कुल। सीडीएम, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीडीएम। तो ये आप लोगों को एक जेनेरिक से मैंने एक आउटलाइन दे दी है, जिसको भी इसमें डाउट हो कि क्या इसका सब्जेक्ट होगा, कुछ लोगों को फियर होता है इस चीज का। सो लेट मी शेयर सम पेपर्स। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ पेपर शो करवाती हूँ, और वहां पे एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड क्या और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे होते हैं, और उसका एक वाइज उसका ये होता है मेथड कि आप उसके पास पेपर्स देखें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है 2017 का, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है। हाउ दी हैजर्डस मटेरियल इज डिफाइंड। हैजर्डस मटेरियल क्या होता है, ये टॉक्सिक मटेरियल से कैसे डिफरेंट होता है, तो उसकी डेफिनेशन है सिंपल। और इसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होंगे और हेल्थ रिस्क क्या होंगे हैजर्डस वेस्ट के, ठीक है। ये आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, वहां से बनता है। और इसी तरह से सर्च सेला वो कहते हैं कि इसके लिए इसका क्या एब्रीविएशन है, और दूसरी ये किसका एब्रीविएशन है, और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये सिंपल एक टॉपिक है, थेरी बेस्ड, बिल्कुल सिंपल सा, उसके इम्पैक्ट पूछे में। ये क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है ग्लोबल वार्मिंग में, और फिर इसके क्या मिटिगेशन स्टेप्स हैं, कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, अब आप लोगों की इस तरह की उस पे होगी, और ये मुश्किल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसके। बस हाँ, यहाँ पे ये करना है कि आपको थोड़ा सा इस तरह से लिख कर आना है कि आपको वो जेनेरिक ना कंसिडर करे, ठीक है, चीजें थोड़ी सी ऑब्वियसली। फिर ये एट द एंड ऑफ द डे आपका कंपेटिटिव एग्जाम है, ठीक है। डिस्कस द ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन शील्ड, तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, ओजोन को उसको करने के लिए। और ये जैसे एजेंडा 21, तो जिस तरह से इनिशिएटिव्स लिए गए, ऐसे ही एजेंडा 21 है, और उसके भी तकरीबन यही फीचर्स हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए। जितने भी आप लोग एसडीजीज पढ़ते हैं ना, अब एसडीजीज को भी आपने कवर करना है। अभी जो क्वेश्चन आया है सीएसएस 2026 का, अगर आप करंट अफेयर का पेपर उठाएं, तो वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग अभी ही बेशक उसको सर्च करें। तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओरिएंटेड क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा है कि 3 गोल्स को लेके आप लोगों ने आंसर देना है। तो एसडीजीज आप लोग ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें पूछा गया क्लाइमेट क्या है और माइक्रो क्लाइमेट क्या है।
फॉरेस्ट बर्निंग और लैंड क्लियरिंग जो है, अगर हम कहीं पे फॉरेस्ट जला देंगे, लैंड क्लियरिंग कर देंगे, तो ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कार्बन एमिशंस बढ़ेंगी। ठीक है, ये आप लोगों का एक जेनेरिक्स, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो ये एक इजी टू आंसर क्वेश्चन है। ठीक है। फिर इकोसिस्टम क्या होता है और उसका कोस्टल इन्वायरमेंट, उस पर पर्टिकुलर क्या ये टर्म है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने इसको कवर किया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, और ये कैसे अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर पे और इन्वायरमेंट पे। तो वो जो जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाला अभी क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स में, वो यही है कि इसमें इसने जीएमओज ने फूड प्रोडक्शन में किस तरह से अपना रोल प्ले किया। जैसे हम गोल्डन राइस की बात करते हैं, हम फ्लेवर सेवर टमेटो की बात करते हैं, इस तरह की। बीटी कॉटन तो आपने नाम सुना होगा ना, बाकी चले ना भी सुने हो, तो अगर कोई किसी की एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों का भी किसी को नॉलेज होता है, या आप लोगों की वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में। और जैसे कॉटन में एक पेस्ट लगता था और जिसकी वजह से वो पूरी फसल तबाह हो जाती थी, तो बीटी कॉटन एक वैरायटी डिस्कवर की गई। ठीक है, इस तरह की रिलेटेड चीज़ें ही बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे। और ये कोई उस लेवल की बायोटेक्नोलॉजी नहीं है कि आप लोगों का यहाँ पे जेनेटिक्स वाला बैकग्राउंड होना चाहिए। रिलेशनशिप पूछा हुआ है पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी में, और ये इस तरह का टॉपिक है, ये आप लोगों को आ, एक बेस टॉपिक होते हैं ना, जैसे सीएसएस के कुछ बेस टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे आप लोगों को ये पता है कि जियो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जियो स्ट्रेटेजी, लोकेशन क्या होगी। ठीक है, जियो या इस तरह के कुछ कंसेप्ट होते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है। वैसे ही आप लोगों को पॉवर्टी का भी पता होगा, इकोनॉमी का भी पता होगा, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। और फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, और ये फूड इनसिक्योरिटी पे भी पीएमएस में भी ऐसे आया है। फिर ई वेस्ट क्या है, यूट्रोफिकेशन, अब एक सिंपल सी एक कंसेप्ट है, लेकिन इसकी टर्म इस तरह से लिखी हुई है कि आप लोगों के लिए नहीं होगी, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। स्मोक क्या होती है? स्मोक का आप देखें, इसमें बनता है आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर में, अगर स्मोक पाकिस्तान में ज्यादा होगी, तो वो आपको किसी भी उसमें क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे स्मोक जो है वो रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखें, ये 2017 में आया, देन 2018 में भी स्मोक का उन्होंने पूछ लिया, और पूछा कि उसमें जो मेन कॉजेज क्या हैं पंजाब में स्मोक के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये आप लोगों का किसका क्वेश्चन है? जीएसए का भी क्वेश्चन है, जीएसए में भी आया हुआ है ये आप लोगों का सीए का भी क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर में भी पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो जैसे हमने पिछले पेपर में देखा, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे टॉपिक भी रिपीट होते हैं ज्यादातर, और ये भी होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत इजी कंसेप्ट होता है बायो रेमिडिएशन का, लेकिन अभी मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करी हूँ जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे आप अगेन देखें, क्वेश्चन आया कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो अभी पीछे वाले ईयर का जो क्वेश्चन था, उसमें भी यही ग्रीन हाउस का क्वेश्चन है। फिर ड्राइवर्स और इंडिकेटर्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के? क्लाइमेट चेंज के जैसे अब आप लोगों ने इंडिकेटर्स नहीं बताए, लेकिन ड्राइवर्स बताए हैं ना। तो इंडिकेटर हम जैसे आपने किसी ने मेंशन किया कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो कार्बन एमिशन ज्यादा हो रही हैं। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनका अफेक्ट क्या है। जैसे मैंने आपसे इम्पैक्ट पूछे नेचुरल सिस्टम्स पे, जैसे एक आप लोगों में से किसी ने आंसर किया कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम पे उसका इम्पैक्ट है सोसाइटल सिस्टम पे, जिसमें हम सारे ह्यूमन बींग्स और जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज हैं उनको कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ये अब आप लोगों के वो जो लास्ट वाले टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसको पढ़ के करना पड़ेगा, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। दूसरा यहाँ पे देखें वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स कितना ज्यादा कॉमन हुआ जब अभी 2025 की जो फ्लड्स आए, तो आपने हर जगह देखा कि वेटलैंड्स पे बात की जा रही है, मैंग्रोव्स पे बात की जा रही है, और सिग्निफिकेंस पे बात की जा रही है कि वेटलैंड्स होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम फ्लड रेजिलियंट एक नेशन बने। ठीक है, फिर अगेन देखें ओजोन डिप्लीशन आ गया, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, डेजर्ट्स बन आप प्लांटेशन नहीं करेंगे, एफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट, और इसी तरह से ये जो रेड प्लस है, ये भी एब्रीविएशन है इसमें फॉरेस्टेशन के हवाले से। ठीक है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। फिर दोबारा से हैजर्डस वेस्ट का इन्होंने पूछ लिया।
मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू इसमें करवा देती हूँ। यहाँ पे अब देखें, एक क्वेश्चन आया होगा। हाँ, मेजर 5 एयर पोल्यूटेंट्स बताएं, स्मोक की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। फिर यहाँ पे यूट्रोफिकेशन वाला अगेन क्वेश्चन आ गया। तो ये इस तरह से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये आप जो सिलेबस मैंने बताया, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं पूछते। सीडीएम क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यूट्रोफिकेशन अगेन आ गया, नॉइस पोल्यूशन बताएं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, और पाकिस्तान ने इसका जो ब्रीफ अकाउंट आप लोगों ने अयूब जो है अयूब खान उनकी पॉलिसी में पढ़ा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन उनके दौर में आई थी, तो उसमें पाकिस्तान रिलेटेड उन्होंने चीज़ें पूछी हुई हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल की जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। और फिर अगेन अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया कि अफेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज पे का, नेचुरल सिस्टम पे और सोसाइटल सिस्टम पे। तो एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है, यहाँ ये वाली, ये जो मैंने यहाँ पे बताई थी। ठीक। ठीक है। फिर अगेन, वाई इन्वायरमेंटलिस्ट आर इंटरेस्टेड इन वेटलैंड्स। ठीक। डिस्क्राइब वेरियस मैकेनिज्म फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन पाकिस्तान। तो ये आप लोगों का एक जेनेरिक क्वेश्चन बनता है। इस तरह के टॉपिक्स पे आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वेरियस सब्जेक्ट्स में आता है। इंडस वाटर्स ट्रीटी का भी इन्होंने पूछ लिया है, विद स्पेशल फोकस ऑन सिग्निफिकेंस इन करंट सिनेरियो ऑफ वाटर स्ट्रेस इन पाकिस्तान। ठीक है। फिर सी पैक का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये देखें, करंट अफेयर का टोटली क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है। फिर ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में पूछा है। जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, स्मोक क्या है, इस पे नोट लिखें, इस पे नोट लिखें, इस पे नोट लिखें। ये बहुत बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। अच्छा, देन हमारे पास ये क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन टेक्निक्स क्या हैं, ये आप लोग करंट अफेयर में भी करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन हमें तकरीबन हर साल देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, ये सब चीजें हैं। एक मैंने क्विक सा आप लोगों को दे दिया है। ठीक है। जी। जी आयशा, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान अफेयर्स में भी था, और इस साल मेरे ख्याल में इन्होंने एक सी और पीए में ड्रॉप किया, लेकिन आप लोगों ने इसको तैयार किया होगा करंट अफेयर पाक अफेयर के लिए। फिर कयोटो प्रोटोकॉल और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, तकरीबन हर साल मैं दिखा रही हूँ कि आपको यहाँ पे भी नोट लिखने को आया, यहाँ पे भी आया, प्रीवियस ईयर भी आया। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है। पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, स्मोक किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का दोबारा क्वेश्चन आ गया। पाकिस्तान की नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पॉलिसी है वो क्या है, और जो इम्पैक्ट है 18th अमेंडमेंट का, तो वो क्लाइमेट चेंज पे क्या है। 18th अमेंडमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं ना वो इतने ज़रूरी हैं। आप लोग CSS 2026 का पेपर उठाएं करंट अफेयर का, तो उसमें भी उन्होंने पूछा हुआ है कि जो एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर है, वहां पे 18th अमेंडमेंट में किस तरह से रोल प्ले किया है। ठीक है। तो ये जब आप 18th अमेंडमेंट तैयार करें ना, तो उसको बिल्कुल, या सब बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग ने सिर्फ ये नहीं तैयार करना कि उसकी क्या शिक थी, कितने आर्टिकल्स अमेंड हुए, और उसके फेलियर्स क्या हैं, उसके आपने इम्पैक्ट्स करने हैं। हर पेपर में 18th अमेंडमेंट को अभी तक पूछते हैं। ये आप स्टार्ट कर लें कि CSS 2019 से स्टार्ट हुआ था टॉपिक एक आना 18th अमेंडमेंट पे, लेकिन ये एवरग्रीन टॉपिक है आप लोगों का 18th अमेंडमेंट। तो इन्होंने इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में भी इस तरह से मोल्ड करके इन्होंने पूछ लिया। फिर अगेन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और यूट्रोफिकेशन, जो कि एल्गल ब्लूम होता है किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है, रिवर लेक में, और वो होता है पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सब है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, CSS 2025 का ये पेपर है। ठीक है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने कैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट किए हैं, और इनसे हमें व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी बढ़ी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस बढ़ा है, एनर्जी इनसिक्योरिटी बढ़ी है, तो हम इसके लिए कैसी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसमें आप लोग बोर नहीं होंगे। वो लास्ट के दो टॉपिक्स इस तरह के हैं, दो चैप्टर्स जो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसमें से भी हम जैसे मैंने कहा कि 3 या 4 ही टॉपिक्स बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनसे आप लोगों का पेपर हो जाता है, वो उससे बाहर वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, ये सब चीजें, ये मैंने
पूरी यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, सारी जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है। और ये आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है मैंने। ये एक टॉपिक था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो ये मैंने इसके साथ ही अटैच किया। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इसकी अभी से जरूरत नहीं है। ये आप लोग जब पूरा अपना तैयार कर लें, तो या तो आप लोगों के पास अपनी स्टेट होगी, या आप लोग को इस तरह की फाइल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अपनी इतनी ज्यादा स्टेट याद रखने का वो नहीं होता, आप लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता। बट ये है कि जैसे किसी, ये टॉपिक वाइज मैंने बनाई हुई है, तो कोई टॉपिक है उसकी आपको स्टेट चाहिए, तो आप फाइल से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जिस तरह से मैंने ये दिया था अपने स्टूडेंट्स को CSS 2026 के लिए। ये मैं अपने जो आप लोग जब इसमें रेगुलर पढ़ेंगे और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के साथ ये सैम्पल जो लेक्चर है, सॉरी मॉक है, वो शेयर करूंगी अपने स्टूडेंट का। तो कैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो इनको मैंने अच्छा स्कोर दिया, 77। ठीक है। और दो तीन स्टूडेंट्स थे पूरे इसमें सेशन में जिनका इतना हाई स्कोर आया था। मैंने जब मॉक्स कंडक्ट करवाए, तो ये मोमिना है, ये स्टूडेंट, इनका भी बड़ा अच्छा था। ये मेरे पास इवेलुएटेड नहीं मिला, लेकिन ये हमने TBI के पेज पे भी अभी रिसेंटली लगाया है इनका एनवायरमेंटल साइंस का मॉक। ठीक है। तो ये है बाकी। आप लोग अभी मैं अब जो रेगुलर अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करने लगी हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। तो आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो पूछ लें, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? बॉक्स कितने लेंगे आप? हेलो जी जी। मॉक्स मैम, मैं बॉक्स। 3 आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स आप लोग कवर कर रहे होंगे, तो वीकली 3 वीकली टेस्ट हैं, और 2 जो हैं वो ग्रैंड मॉक्स हैं। तो टोटल 5 आप लोगों के मॉक्स हैं इसमें। इसमें 2 ग्रैंड मॉक्स हैं और 3 जो हैं वो टॉपिक वाइज हैं। जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है आयशा। मैम, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना अगर कोई लेक्चर नहीं लेता है टाइम पे, जिस तरह सर जो देते रिकॉर्डिंग्स हैं? की एक्सेस है वो सर आप लोगों सुमन। को CSS 2027 की अटेम्प्ट तक है। ओके मैम, थैंक यू। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? टॉपिक स्टार्ट करें फिर, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है फर्दर। लेट मी नो प्लीज। जो फी है वो 6K है। ठीक है। ओके। पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर हुआ है। और ये हमारी जो वेबसाइट है दी ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट, उस पर भी पोस्टर अवेलेबल है। और जो पेज है इंस्टाग्राम का, दी ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट, उस पे भी इन्वायरमेंटल साइंस का भी रिसेंटली पोस्टर अपलोड हुआ है। तो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर लेना हो, वहाँ पे अवेलेबल है। कि जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो आप लोगों का चैप्टर है, अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर सेकंड है आप लोगों का जो कोर्स आउटलाइन है, सिलेबस है उसका। लेकिन हम पहले करते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट है वो
अलग से भी कर लें तो उसका इससे लिंक नहीं होता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या होगी, एक वन लाइन में आप लोग मुझे बताएं कि क्या मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर प्रेजेंट की जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएं, फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन्स। तो उनकी नीड्स या जो उनकी ज़रूरियात हैं वो इम्पैक्ट ना हो। और अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, अगर एक कंट्री है वो ये कहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। अभी अगर आप लोगों के जहन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है और जिसकी काफी अरसे से बात की जा रही है और उसके फेजेस स्टार्ट हुए हैं। मम्मा इनको ना दीजिएगा, इनको ना दें प्लीज। ये तो और भी ज्यादा बुरे हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक जो है वो ना रोजा म्यूट गीता, कर लें। इसको इसने खाया है। वो जरा सा अंदर से ठीक है, सी पैक ठीक है। हाँ, तो सी पैक चल रहा है। अब सी पैक की इस तरह से बात की जाती है कि सी पैक जो है वो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, नो डाउट जो कि है। बट क्या जो उसके अंडर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो वाकई में सस्टेनेबल हैं? क्या वो वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगी? या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है कि आप जितने भी वो प्रोजेक्ट्स लगा लें, इतने कॉस्टली प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या वो कॉस्ट उस तरह से डेफर्ड तो नहीं है, उससे ज़या तो नहीं होगा हमारे पैसे का? अगर हम अपने एक कोल बेस्ड प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं कि जिसमें हाइड्रो पावर को या रिन्यूएबल को इस तरह से यूज नहीं किया जा रहा, फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जा रहा है, तो फॉसिल फ्यूल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, कार्बन की जो एमिशंस हैं वो ज्यादा हो रही हैं, और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से आप लोगों ने मेल्टिंग ऑफ जैसे आइस का बताया, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग का बताया, और सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जितने भी रेपरकशंस हैं वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं डेवलप्ड नेशंस की वजह से। एक बिल्कुल हमारे हमसाए में चाइना है, जो कि चाइना और यूएसए जो है वो अबव 28% एमिशंस जो हैं उनके लिए ये अकेले ये दो कंट्रीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ऑफ चाइना, तो चाइना की जो एमिशंस हैं वो इतनी लार्ज स्केल पे एमिशंस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह से, ठीक है। अभी हम देखेंगे आज के लेक्चर में भी कि उनकी भी ये पॉलिसी चेंज हो रही है, बट ये ग्रेजुअली चेंज होती है उस तरह से। एक हमें इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा। अगर क्लाइमेट चेंज भी हुआ है तो ये बहुत सदियां इसको लगी हैं कि इस लेवल पे आके भी जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर, अगर हम कहते हैं कि 1 डिग्री या 1.5 डिग्री बढ़ा है, तो वो आप लोगों के लिए होगा कि ये सिर्फ 1.5 ही तो है, लेकिन एक हम इसको देखें कि एक्सपोनेंशियल लेवल पे, तो ये बहुत बड़ा इसके जो रेपरकशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाना, या फिर देखना है तो ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है अगर वो हम आके में डेवलपमेंट चाह रहे हैं कि वो सस्टेन करे। तो इस तरह की डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे कि वो किसी ऐसी कॉस्ट पे ना हो कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो इम्पैक्ट हों उससे। ठीक है, फिर हम इसमें जो दूसरी चीज पढ़ेंगे वो इश्यूज पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और फिर इसकी हम सॉल्यूशंस देखेंगे। सो एक जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है तो एक बेसिक सी का ओवरव्यू आपको मैं अगर दे दूं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, तो इन्वायरमेंट सिर्फ हम आबो हवा को नहीं कहते। ये सम है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल
बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स का। ठीक है, अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से हैं? अगर हम इनको तीन उस पर डिवाइड करें, फिजिकल में एटमॉस्फेयर हमारा आ जाता है, जिसमें हम आबो हवा का जिक्र करते हैं, हवा का। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, वाटर रिलेटेड, लिथोस्फेयर, जितने भी हमारी ये जो अर्थ है, लिथोस्फेयर है, जिसपे हम टॉप जो कवरिंग है अर्थ की उस पे रह रहे हैं। ठीक है, देन इन्वायरमेंट में हमारे पास बायोलॉजिकल और एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। इसमें लिविंग फैक्टर्स बायोटिक कहते हैं जिनको, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको एबायोटिक कहते हैं। सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। फिर जो बायोटिक हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और उनको भी डिवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डीकम्पोजर्स में। इस सब आप लोगों को इसका बेसिक साइंस से आइडिया है। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कंज्यूम करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, डीकम्पोज जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, जो डीकम्पोजिशन करके और उस फूड से अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, वो सोर्स होता है उनका। फिर कल्चरल, अगर हम इन्वायरमेंट के कल्चरल एक्सपेक्ट की बात करें तो जिसमें सोसाइटी आती है, जितने भी लोग हैं उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होगा। फिर जो इकोनॉमी है, अगर हम एग्रीकल्चर को ही देख लें तो हमारी जो अराउंड 40% जो हमारी जो लेबर है वो इन्वेस्टेड है किसमें? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और जो पाकिस्तान की, जिस तरह से पाकिस्तान को एक एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है, और चूंकि अब इसकी उस तरह से जीडीपी में इसका रोल नहीं है, ओनली 22 to 24% तक इसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैसे एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमी के साथ लिंक कर रही होती हैं। फिर कल्चर को हम पॉलिटिक्स के साथ भी लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये पॉलिटिक्स में हम इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे आगे जाके, वो फिर आपको ये मजीद क्लियर होंगी चीज़ें। तो एक ओवरव्यू मैंने दिया कि जो इन्वायरमेंट है वो इन तमाम कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं मैंने आप लोगों को भी दिखाई भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ डेफिनेशंस हमें करनी है। जैसे सिंपल सी डेफिनेशन है कि अप्रोच है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अगर हम वाटर को अभी इस तरह से यूज कर लें कि वाटर लेवल इतना ज्यादा कम हो जाए। अभी आप देखें कि जब पाकिस्तान 1980s की बात है कि 2000 से अबव था पाकिस्तान का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी पानी की, वो 2000 से ज्यादा थी, लेकिन अब वो 1000 से बिलो है। तो पाकिस्तान जो है वो एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बन चुका है। अभी आप कोई भी बोर वगैरह भी करवाते हैं पंप लगवाने के लिए, तो आप देखें कि नेचुरल जो पानी होता है वो कुछ मेन सिटीज में वो बहुत नीचे, बहुत अंडरग्राउंड चला गया। तो और यही चीज आप इमेजिन करें कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, तो जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हुई कि अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और उसको, इस जो नेचर का ये जो रिसोर्स है इसको डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये गलत बहस है कि पाकिस्तान को कहा जाता है ना, अब एग्रेरियन कंट्री उस तरह से रहा नहीं है, नेट इम्पोर्टर है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अभी तक मैंने शायद चीज मेंशन नहीं की, आप लोगों को इनफ मटेरियल मिलेगा स्लाइड से, और किसी बुक को आपने उसको नहीं करना कंसल्ट, कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आप लोगों को स्लाइड से मिल जाएंगी और ये इनफ है। ठीक है, तो ये जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने यहाँ से इसको मजीद इलेबोरेट करने के लिए पढ़ लेना है। फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? अगर हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए तो कुछ इसके फीचर्स भी होंगे। जैसे अभी डेफिनेशन से ही हमने ये पॉइंट कर लिया कि इंटर जनरेशन इक्विलिटी हो, कि प्रेजेंट की नीड पूरी हो रही हो, प्रेजेंट डिमांड जो हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वो इम्पैक्ट ना हो इससे।
फिर इंटीग्रेशन हो इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट के साथ। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, वो ये ना हो कि वो सस्टेन ना कर सके या फिर वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा हो। ठीक है, तो हेल्दी इकोसिस्टम्स जो हैं वो होने चाहिए। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाती है। जैसे अभी अब ग्रीन जॉब्स का नाम सुनते हैं। ठीक है, ग्रीन जॉब्स कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही हमें एलिमेंट देखने को मिलता है। हम कह रहे हैं कि सोलर आप लेके आए, आप विंड एनर्जी कॉरिडोर्स बनाएं, वहां पे आप लेबर को इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीन जॉब्स भी हमें मिल रही हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही। ठीक हो गया। देन सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इक्विटी, कि ये इंश्योर किया जाता है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सक्सेस हो सर्विसेज की, रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज की, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो जैसे गवादर पे ये सारा गवादर पोर्ट या आप ये सी पैक की बात करते हैं, तो वहाँ बलोचिस्तान वाले जो वहाँ पे सोशल इश्यूज हैं लोगों को, वो यही तो है, या सोशल इकोनॉमिक इशू हमें देखने को मिलती हैं, वो डिस्पैरिटी की बात करते हैं। कि हमारे यहाँ से ही ये प्रोजेक्ट फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है BRI का सी पैक, ये स्टार्ट हुआ है, और हम ही जो है वो इससे महरूम है कि हमें इस तरह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो कोई भी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएं या करें, तो आपने तमाम जो यहाँ पे सोशल लाइफ है हमें उसका ख्याल करना है। ठीक है, वो जो सर्विसेज हैं वो तमाम लोग को रेंडर होनी चाहिए। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे मैंने अभी आपको बात की कि पानी का जिस तरह से ज़या नहीं करना, इसी तरह से डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करें कि हम हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन हो गया। अब लाहौर में स्मोक का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है, कि आप ग्रीन कवर खत्म करके वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, एक इशू है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जब ज्यादा होगी तो ट्रैफिक का यूज भी ज्यादा होगा, ऑटोमोबाइल्स हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कार्बन एमिशंस हैं वो ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी नहीं शिफ्ट किया हमारा पाकिस्तान उस तरह से। ठीक है, वो सब सब क्या है, कोल है ना सब। तो हो क्या रहा है कि जब आप डिफोरेस्टेशन भी कर रहे हैं, कोई आपने प्लांट्स उस तरह से नहीं लगाए, आप पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज भी बना रहे हैं उनको केटर करने के लिए, देन आप ऑटोमोबाइल्स भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, ये क्या हैं, ये जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसकी डिप्लीशन हो रही है आने वाली जनरेशन्स के लिए। और हम किसी रिसोर्स की बात करें, जैसे पानी की बात करें, तो वो उसका लेवल कम होता जा रहा है, साफ पानी लोगों को नहीं है अवेलेबल। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की हम बात करते हैं, जिस तरह से सोलर पैनल्स की बात की गई, लिथियम बैटरीज को अगर हम मजीद इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सोलर प्लेट्स को, कि जैसे आपने फुल सोलर पे करना है तो आप लिथियम बैटरीज के साथ उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से सोलर की भी दो टाइप्स है कि आप किस तरह का आपने सोलर लगाना है। तो कॉस्ट इफेक्टिव का तो है मामला, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप पूरा का पूरा जो है वो एक सस्टेनेबल मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, और अभी जैसे मैंने CA का भी बताया कि वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको इन्वायरमेंटल साइंस में ये है कि इनके नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे इस तरह से। तो बाकी एक्सप्लेनेशन उस तरह से ना करें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशंस का, वो नो पॉवर्टी है, कि हमने पॉवर्टी को, और ये आप लोगों को पता हो कि 17 गोल्स हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 2030 का ये एजेंडा है। तो आप देखते हैं कि ये 2030 अब बिल्कुल आने वाला है 4 साल बाद, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें कंप्लीट होते नजर आ रहे हैं, और कितना इन्होंने अचीव किया है। इन्होंने कहा है कि जो पहला गोल है हमारा वो जीरो हंगर का हो, जो दूसरा गोल है हमारा वो, सॉरी, पहला नो पॉवर्टी का हो, दूसरा जीरो हंगर हमने अचीव करनी है 2030 तक, जो थर्ड है वो गुड हेल्थ एंड वेल बींग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वेलिटी हो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड 17 के 17 याद करना मुश्किल होगा, आपने क्लाइमेट ओरिएंटेड याद करने हैं। जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बनते हैं नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग भी। सो इसको आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
अब करंट अफेयर में या पाक अफेयर में या फिर एसए में भी कोई टॉपिक आता है या फिर आप लोगों का जीएसए में भी आता है, तो आप ये कोट करेंगे अगर कि यूनाइटेड नेशंस का जो सेवंथ गोल है वो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का है, तो पाकिस्तान भी उसका साइनेटरी है, तो इसको, तो ये जो एग्जामिनर है वो उसको पता लग जाएगा कि आपने इतनी डेप्थ में जाके चीजें समझी हुई हैं, कवर की हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑथेंटिक सोर्सेज होती हैं या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की, इस तरह को कोट आप लोग किया करें पेपर में। फिर डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन। फिर यहाँ पे ये है कि सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, तो ये जो अर्बनाइजेशन हम पढ़ेंगे उसमें ये जो SDG 11 है। देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, जैसे मैंने अभी कहा कि मिनिमल वेस्ट होना चाहिए रिसोर्सेज का। देन 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन को डिफाइन करता है। ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी एडेप्टेशन और मिटिगेशन क्या होगी। लाइफ बिलो वाटर, मतलब जितनी भी मेरीन लाइफ है उसको SEG 14 उसके लिए इन्होंने बनाया। मैम, जो, हाँ जी, ये जो कॉप हो रही है वो क्लाइमेट एक्शन में आएगी, तीनों 13 में? हाँ जी, जो कोप है वो क्लाइमेट उस केस में आती है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। और इसमें भी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये जो चीजें हैं ना, ये वाली, ये सब एक ही उस पे काम कर रही हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी क्लाइमेट रिलेटेड, अभी 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है आप लोगों का। ठीक है, तो उस पे एक हुई, उसका क्या थीम है, ये MPT के लिए इस तरह के टॉपिक MCQ इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो थीम भी पूछ सकते हैं आपके, इन्वायरमेंट डे का 2026 का क्या थीम था। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहले थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो 8 थे टोटल, और ये थे 2015 तक। इसको रिप्लेस किया है SDGs ने। ठीक है, और ये 17 है टोटल। ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। जो मैंने चीजें अब सारी आपको बताई, तो इस तरह से ये इलेबोरेटेड फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। जिसने यहाँ से पढ़ना हो कि पॉवर्टी है तो ये भी वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट होनी चाहिए, जीरो हंगर को खत्म होना चाहिए, ये सब चीजें अब बेसिक हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बस एक रीड देनी है इसको। अच्छा फिर ये की प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट के, कि अगर मैं इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए टू वैल्यू क्रिएशन। कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी ऑफिस फर्नीचर, माइट चूज सस्टेनेबली सोर्स्ड वुड, रिसाइकलेबल मटेरियल, और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन उसने यूज करने हैं। तो ये होगी होलिस्टिक अप्रोच, और उससे वैल्यू भी ऐड होगी और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। वो एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा कोई भी प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, ये क्या नॉट ओनली रिड्यूसेस वेस्ट बट आल्सो इन्हांसेस एम्प्लॉय वेलबींग। देन एथिकल सोर्सिंग एंड ह्यूमन राइट्स, इसको किया जाएगा कंडक्ट। देखें, अभी जो मैंने आप लोगों को एक फीचर्स बताए ना, ये तकरीबन उसी की एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से देख लें। वही चीजें हैं कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल हमें करना चाहिए, हमें फेयर लेबर। अभी जिस तरह से आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसमें जो मिनरल्स यूज होते हैं उनको ये लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सोर्स करते हैं और इतनी चीप लेबर पे। तो ये ह्यूमन जो राइट्स हैं उसकी वायलेशन में आता है। इस तरह की चीजें नहीं करनी, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर, उसकी नफी है ये। ठीक है, उसको निगेट यहाँ पे किया जा रहा है। सप्लायर ड्यू डिलीजेंस, जैसे असेसिंग सप्लायर्स प्रैक्टिसेस, सर्टिफिकेशंस। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि कार्बन एमिशन, आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो आप इसको, इसका चेक रखें, और गवर्नमेंट को भी इस पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि उसके क्या कार्बन एमिशन वो जो इंडस्ट्री है वो कर रही है। ठीक, तो एक सर्टिफाइड चीजें आप लोगों ने करनी है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें।
ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिडक्शन, तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होना चाहिए, उसके लिए इको लेबल्स और सर्टिफिकेशन हो, जैसे ये लेबल्स यहाँ पे लगे होते हैं। तो इसका आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स के पीछे भी लेबल्स लगे होते हैं कि इको फ्रेंडली हमने एक चीज बनाई है। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑप्टिंग फॉर लो एमिशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। और वो कह रहे हैं जैसे आप कुछ कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो चीज, जैसे जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको पेपर बैग्स में कन्वर्ट किया गया, या आपको वो जो कटलरी प्रोवाइड की जाए वो वुडन देने लग जाए, इस तरह की चीजें मतलब आप लोगों के एक जनरल एग्जांपल के तौर पे मैं शेयर करूं। और जो सोर्स करना चाहिए वो लोकल सोर्सिंग हो। उससे क्या होगा, टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस और बूस्ट होगी रीजनल इकोनॉमीज। अगर आप कहीं से दूर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ को, तो वो आपका बिल भी बढ़ रहा है उस चीज़ का, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, जो फ्यूल वहां पे बर्न हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रही हैं। ठीक है। रेस्टोरेंट सोर्सिंग इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम नियर बाय फार्मर्स, प्रोमोटिंग लोकल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसिंग फूड माइल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रही है, और जो लोकल एग्रीकल्चर है, जो लोकल यहाँ पे इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है। फिर इसी तरह से इनोवेशन और कोलैबोरेशन करनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर पार्टनरिंग विद सप्लायर्स टू डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट कंपोनेंट्स। तो ये था एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया जिसमें हमने डेफिनेशन कवर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि वो होती क्या है, एक बेसिक डेफिनेशन। फिर हमने गोल्स पढ़े, वो 17 गोल्स, और उसमें भी आपने याद वो करने हैं, वो 6 से 7 हैं जो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं। ठीक है। एंड देन हमने उसकी एक होलिस्टिक अप्रोच भी पढ़ ली, थोड़ी सी एग्जांपल्स को कोट करके। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो तो होता है कि सिंपल आप डिफाइन करें इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आगे जो एक्सप्लेनेशन थी वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो जरूरी थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी बनाता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब जब क्वेश्चन आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स का, तो आपने 3 कंपोनेंट्स इसमें याद करने हैं। और इस तरह से ये एक फ्लो चार्ट ये जो बना हुआ है इस तरह से बनेगा। इसमें जो आपका पहला होगा कंपोनेंट वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो दूसरा है वो एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट, इसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। और जो तीसरा है वो सोशल डेवलपमेंट होगा, लोगों से मुंसलिक होगा। एक होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हाँ सर सर हाँ दूसरा होगा चलिए इकोनॉमी से रिलेटेड, कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल बस सिर्फ। जरा सी वन सर जरा सा वन आप लोग अपने माइक्स ऑफ जी कर लिया हो करें। गया जी मैं बोल दो ये जब तीनों चीजें साइड बाय साइड चल रही होंगी, साथ साथ चल रही होंगी, तभी हम कहेंगे कि वो जो डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर रहे हैं लेकिन उससे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, या आप इन्वायरमेंट रिलेटेड इतने प्रोजेक्ट्स लगा लिए लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और उससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट नहीं हो रही, उससे लोगों को भी फायदा नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। या जो सोशल प्रोग्रेस है, ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, तो वो भी इन इन बाकी दो पे डिपेंड करनी चाहिए। इन ये जो तीनों फीचर्स हैं, ये जो तीनों डेवलपमेंट्स हैं, ये इंटर रिलेट होनी चाहिए। ये तीनों हो रही हैं तभी इस केस में हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है। अब हम इसको फर्दर वन बाय वन देखते हैं कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक कैपिटल, जो हमने बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और ये कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, कि जो तमाम हम चीजें यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने सी पैक की एग्जांपल दी, जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स हो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमारे माइंड में होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हमने प्लान बना लिया। ठीक है, अगर हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसने इस साल हमें फायदा दे दिया या अगले साल फायदा दे दिया, और आज से 5 साल बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो उससे हमें उल्टा नुकसान हो रहा है, या वो बर्डन बन गया इकोनॉमी पे, तो क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हुआ? द आंसर इज नो। ठीक है, सो ये आता है इकोनॉमिक कैपिटल में। तो इकोनॉमिक कैपिटल को हम नेचुरल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो इस तरह से बूस्ट हो रही होती है ड्यू टू ग्रोइंग
population and over exploitation of resources, environmental resources should be treated as an economic asset, तो जिसको हम नेचुरल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जब जो हमारे इशू हैं वो पॉपुलेशन के जो ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक एसेट है वो भी डिग्रेड हो रहा है। सेवरल की आइडियाज हैं जो कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट शुड लुक टू प्रमोट स्मार्ट ग्रोथ, जैसे वाइज जो लैंड का यूज है वो करना चाहिए, सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स फॉर ग्रीन डेवलपमेंट, जो लोग ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उनको सब्सिडीज वगैरह भी दें। और फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए फॉर यूनिवर्सिटीज ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में अपना काम करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें, और ऐसा मॉडल तैयार करके दें कि जो कि बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए इफेक्टिव हो। जैसे आप रोल पढ़ते हैं ना, हायर एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, तो ये आप लोग ऐसे में भी अपना डोमेन तैयार करते हैं, तो ये हायर एजुकेशन का रोल आप लोग अक्सर सॉल्यूशंस में देखते हैं, ठीक है। जो दूसरा कंपोनेंट था वो था सोशल प्रोग्रेस या सोशल डेवलपमेंट, उसमें हम पढ़ते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी, और इसको इस कैपिटल को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या होगा कि हमने इंसानी हकूक का ख्याल रखना है, जो भी डेवलपमेंट हो रही हो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे ना हो रही हो, तो इक्विटी होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही हैं तो वो सबके लिए हो, मेरिट बेस्ड हो, ये ना हो कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कनेक्टेडनेस होनी चाहिए। डाइवर्सिटी मीन्स कि हर तरह डाइवर्स रीजन्स के जो लोग हैं, डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, उन सबको केटर किया जाए। कनेक्टेडनेस, तमाम लोग इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे अब एक सी पैक की एग्जांपल आप लोगों के सामने। डेमोक्रेसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, डेमोक्रेसी में जितने भी राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, फ्रीडम राइट, जो भी इनके राइट्स हैं वो सर्व हो रहे हो, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे हम HDI पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती है ना, कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर बात की जाती है, जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बात की जाती है, जो आपका कैपिटल है उस पर बात की जाती है, ठीक है, जो आप इनकम, डिसेंट इनकम, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं, और ये किसके सेंट्रिक हैं, किसके ओरिएंटेड हैं, ह्यूमन के ओरिएंटेड हैं, तो ह्यूमन की वेलबींग के लिए जो चीज हो रही है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। अब भी मैंने आप लोगों को कहा कि हमने इसको अलग से नहीं व्यू करना, ठीक है, आइसोलेटेड या आइसोलेशन में हम ये चीजें नहीं देख सकते, हमने इन चीजों को इंटर रिलेट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब आप ये देखें, यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फॉर आवर फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो हमें एंसेस्टर्स ने नहीं दी, जो हमारे पास अभी इसका क्या मतलब क्या है इस कोटेशन का? सिंपल, कि हम अभी हम पे उधार है या हम मकरूज हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो हमने उनके लिए बचाना है जो हमारे पास है अभी। ये नहीं है कि हम आबो हवा को इतना डिप्लीट कर जाएं कि आने वाली जनरेशन्स पे किस चीज पे सरवाइव करेंगे, ठीक है। जी निम्रा, अनवाइज यूज ऑफ लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, और ये यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा वाइज है, यहाँ पे एक टाइपो एरर है, वाइज यूज, वाइड लैंड यूज करना चाहिए प्लानिंग, ठीक है, जितनी भी ये कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये नहीं कि आपने प्लांटेशन खत्म कर दी, दरख्त वहां से हटा दिए और आप वहां से कोई ऐसा प्रोजेक्ट गुजार रहे हैं, जैसे मेट्रो लाइंस पे बात की गई, या फिर उनके लिए कंपनसेशन होनी चाहिए, वो जो जो ट्रीज हैं वो इतने पुराने पुराने होते हैं, उनको कंजर्व किया जाए, और जो गवर्नमेंट ने किया भी कि उनको फिर कहीं और जाके प्लांट उस तरह से किया गया, ठीक है। फिर हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, कोई इस तरह की डिजाइन कर रहे हैं, तो साथ ग्रीन बेल्ट भी रखें और ये कंपल्जन रखें, ठीक है। तो वाइज लैंड यूज में इस तरह की चीजें आएंगी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को
कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एनर्जी, फ्यूल्स, लैंड, वाटर, इनको सस्टेनेबल रेट पे कंज्यूम किया जाए। अभी जैसे सोलर की बात की जाती है ना, तो जो सोलर पैनल्स हैं आपने लगवा लिए, और जो ट्यूबवेल्स हैं उनको भी सोलर पे कर लिया, लेकिन उसका भी आपके पास ऐसा लाइसेंस होना चाहिए, और उसमें भी लिमिट होनी चाहिए कि आप इतना ट्यूबवेल चला सकते हैं सोलर पे। अगर आप सोलर पे ऐसा ट्यूबवेल चलाएंगे और आपको अब बिजली का कोई डर नहीं है, तो क्या वो जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट नहीं हो रही? और पंजाब में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक अनलाइसेंस्ड नंबर, हंड्रेड्स की तादाद में जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक वाइज और सस्टेनेबल रेट पे कंज्यूम किया जाए। तो अगर ये कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होंगे। इट रिक्वायर्स मेंटेनिंग नेचुरल कैपिटल एज बोथ अ प्रोवाइडर ऑफ इकोनॉमिक इनपुट्स। ठीक है। तो जितनी भी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, जितनी भी हमने सोशल डेवलपमेंट करनी है, वो इस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं करनी चाहिए कि हम ये कहें कि इन्वायरमेंट हमारी डिग्रेड हो रही है। बट एक सेकेंड रुकिएगा। इन्वायरमेंट हमारी डिग्रेड हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर ली, हमने तो जॉब क्रिएशन भी कर दी, और हमने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या किसी स्टेट की जो इकॉनमी है उसको भी बूस्ट कर दिया। ठीक है। इस तरह से जब आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कंपोनेंट्स, फिर ये एक फ्लो चार्ट ऐसे बन जाता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप लोगों के जहन में क्या चीज आती है सबसे पहले? अगर हमने किसी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है और उसमें हम देखें कि वो सोशल डेवलपमेंट को भी फुलफिल कर रहा हो, और वो जो है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी फुलफिल कर रहा हो, और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को भी फुलफिल कर रहा हो, तीनों जो चीजें हैं वो सर्व हो रही हो, नेचुरल कैपिटल भी, ह्यूमन कैपिटल भी, और इन्वायरमेंटल कैपिटल भी। ठीक है, सॉरी, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल कैपिटल भी। जी, आंसर किया आप लोगों ने? देखें, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक इंडस्ट्रीज हम ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले उसको रीन्यूएबल पे लेके आए। अनरिन्यूएबल, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वहां पे ना हो। ठीक है। अगर कोल और फॉसिल फ्यूल बर्निंग के एक्सपेंस पे वो इंडस्ट्री चल रही है, उसकी एनर्जी नीड्स वहां से पूरी हो रही है, तो वो एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं है। फिर जो वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो वहां पे लोगों के लिए है कि नहीं? या जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं टैनिंग, ये जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां पे अक्सर जो वर्कर्स होते हैं वो डिफरेंट जो कैंसर वगैरह होते हैं या इस तरह की लीदर डिजीज होते हैं उनका शिकार हो जाते हैं। तो ह्यूमन जो राइट्स हैं उनकी एक्सप्लोटेशन नहीं हो रही। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट में। और जो इकोलॉजिकल है वो यही कि वो हमारी नेचर को, एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करे, वो जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है या जितने भी वो चीज़ें हैं। फिर आपको पता है कि हम कोल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, या जो इम्पोर्टेड एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो इम्पोर्ट की जाती है। जितनी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, ऑयल वगैरह है, हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो एक हमारी इकोनॉमी है उस पर भी बर्डन है। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्री वो होगी जो इन तीनों चीज़ों को केटर करेगी, सर्व करेगी। ठीक है। फिर ग्रीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए, रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो ताकि वाटर मैनेजमेंट बेहतर हो सके, वेस्ट को रिसाइकल किया जाए, रीयूज किया जाए। ठीक है। इसमें 4R अप्रोच शामिल होती है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो, हमारी जो इकोलॉजी है, जैसे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए। जाहिर सी बात है, जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे और आबो हवा ठीक होगा, टेम्परेचर ठीक होगा,
जो फिनोमिनाज हैं वो नॉर्मल हो रहे होंगे रेनफॉल के, या फिर एक्सेसिव हीट नहीं होगी, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये भी सस्टेन करेगी। ठीक है। इको टूरिज्म, जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड हमने टूरिज्म का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको सस्टेन किया जाए, उसको पोल्यूट ना किया जाए, तो ये इको टूरिज्म इससे इन्हांस होगा, इससे बूस्ट होगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये इस पूरे मॉडल को हम कहेंगे बिहेवियरल चेंज इन डेली लाइफ। तो जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है उसको मिनिमाइज किया जाए। ठीक है। अगर आप एक ऐसे व्हीकल पे जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं कहीं पे, तो वहां पे गाड़ी पे ना जाएं। ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे फ्यूल यूज होगा। तो ये जैसे एक एग्जांपल है कि इस तरह से आप अगर एक लाइट से गुजारा हो सकता है तो आप 5 या 6 लाइट ना जलाएं वहां पे। तो ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिसेस हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी यूनाइटेड नेशन की। तो उसने अपना जो लैंड एरिया है कवर्ड बाय ट्रीज, इसको एक्सपेंड किया सिंस 1920s एंड एक्टिवली मैनेजिंग इट्स सॉइल सिंस 1930s। जो ये जो मेजर लिया था उसने 1920 से 1930 तक, कि अपना जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसको इसने इन्हांस किया था। इस मेजर्स ने जो अमेरिका की जो प्रोडक्टिविटी है पेपर प्रोडक्ट्स में और फूड स्टफ में इतनी बढ़ा दी कि ग्रेट जो डिप्रेशन आया उसको निकालने में यहाँ से मदद मिली थी। ठीक है। जो ग्रेट डिप्रेशन वहां पे आया था, तो ये केस स्टडी हम यहाँ पे मेंशन इस तरह से कर सकते हैं। तो एम क्या हुआ, सोशल, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका जो गोल हुआ वो असल में क्या हुआ, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं हमने सोशल फैक्टर लिया, इकोनॉमिक फैक्टर लिया और इन्वायरमेंटल फैक्टर लिया। तो जब हम सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये इक्विटेबल है। जब हम कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है बियरेबल, और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वो वाइबल। और ये जो तीनों चीजें, ये आप लोगों ने फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है। ओनली थ्रू बैलेंसिंग ये तमाम डायमेंशंस जो अभी मैंने मेंशन की, इन सब को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट होगी तो एक जस्ट पीसफुल एक वर्ल्ड बनेगी, कि इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है और सोशल एडवांसमेंट भी हो रही है। ठीक है। जब इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों साथ साइड बाय साइड काम कर रहे हैं तो एक वाइबल इन्वायरमेंट बनेगा। और जब इन्वायरमेंट और सोशल ये दोनों फैक्टर सही से काम करें तो एक लिवेबल इन्वायरमेंट बनेगा, कि लोग एक अच्छे साफ सुथरे माहौल में रह रहे हैं। और लेकिन उनके पास अगर इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक या नेचुरल कैपिटल नहीं है, तो क्या हम कहेंगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं कहेंगे ना, कि बेशक आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में तो रह रहे हैं और सारी चीजें, लेकिन आपके पास कोई कैपिटल नहीं है इस तरह से। ठीक है। तो ये चीज भी जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि तीनों जो चीजें हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है। आप लोग ये फ्लो चार्ट लाजमी बनाइएगा जब आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। मेजर्स क्या होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? टेक्नोलॉजी का यूज, रिसोर्स रिड्यूस, ये जो 4R की अप्रोच जिस तरह से मैंने बताई। ठीक है। तो ये 4R की अप्रोच क्या है? रिसाइकल करना है चीज को, उसको रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिकवर करें। तो ग्लास जो कि प्रोड्यूस किया जाता है रिसाइकल ग्लास से, बजाय कि उसका जो रॉ मटेरियल है दोबारा से इकट्ठा किया जाए, तो वो एयर पोल्यूशन को 20% तक मिनिमाइज करता है और वाटर पोल्यूशन को 50% तक। तो रिसाइकलिंग की एक इम्पोर्टेंस बताई गई है इस तरह से। ठीक है। अब ये जो इश्यूज हैं ये हम कल देखेंगे, लेकिन मैं अब आपके साथ एक और जो केस स्टडी है जिस तरह से बनती है वो शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी सी पैक की एग्जांपल दी आपको, ठीक है, तो जो सी पैक वन जो फेज था, फेज वन 1.0 उसको कहते थे, और अब जो सी पैक 2.0 है उसका जो बाकायदा आगाज हुआ है 2025 से, उसका बाकायदा आगाज हुआ। उसमें जो ग्रीन सी पैक है या जो उसका ब्लूप्रिंट है वो क्या कहते हैं? तो क्लाइमेट प्रूफिंग सी पैक 2.0, द ब्लू प्रिंट फॉर अ रेजिलियंट ग्रीन B2B
B2B कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो है ऐसा मॉडल है जिसमें जो बिजनेस है वो इनकरेज होंगे, उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 14th जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी हेल्ड हुई थी सितंबर 2025 में, और उसने फॉर्मली लॉन्च किया फेज 2 ऑफ सी पैक 2.0। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर दोनों में इंपॉर्टेंट भी है। इसके जो सी पैक फेज 2 है, इसके क्या फीचर्स हैं? ग्रोथ है यहाँ पे, हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, इकोनॉमी वाइज। लाइवलीहुड इंप्रूव होगा, इनोवेशन, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की जाएगी, और रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं सी पैक 1.0 और 2.0 का, तो सी पैक 1.0 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मॉडल था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो बिजनेस ड्रिवन है। यहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया फोकस, जिस तरह से रोड्स वगैरह बनाई गई, और जितने भी एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो बनाए गए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड गवादर सी पोर्ट और एयरपोर्ट, 8,000 मेगावाट न्यू पावर बनाई गई, नियरली 1,000 किलोमीटर रोड्स यहाँ पे बने इस सी पैक जो फेज 1 था उसके अंडर। जो फेज 2 है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो एसईजीज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस पर बात की जा रही है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये एमसीक्यू के लिए भी पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट है सी पैक का, ये $62 पे है, $62 बिलियन पे। तो इसने क्या किया, ये फेज 1 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी बर्डन साबित हुआ है। 20% तक रेज्ड कोल्स शेयर ऑफ पाकिस्तान पावर मिक्स फ्रॉम 3% टू नियरली 20% इन जस्ट 7 ईयर्स। तो जो हमारी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इस सी पैक फेज 1 के अंडर, ठीक है। क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स लगे वो सोलर बेस्ड, या आप कह लें कि रीन्यूएबल बेस्ड नहीं थे, अफोर्डेबल एनर्जी वाली चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अफोर्डेबल एनर्जी में मेरी मुराद यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। This leaves the economy highly exposed to imported coal dependency and standard asset risk at global coal economies rapidly deteriorate, ठीक है। सो जिसमें अब आप ये देखें कि जब 2022 में फ्लड्स आते हैं हमारे पास, तो जो धबेजी का सिंध में है ये इलाका, ठीक है, यहाँ पे ये इकोनॉमिक जोन है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं सी पैक में। तो लोकेटेड इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय 2022 मेगा फ्लड्स। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट लगा, तो अब जब सैलाब आ गए, तो ये प्रोजेक्ट जितनी भी इसमें यहाँ पे कॉस्ट लगी, जितनी भी लागत आई, तो वो तो ज़ाया हुआ। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा कि जो इन्वायरमेंट है वो वाकई इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान को इस सी पैक में। तो जिसकी वजह से जो टेरेन है ना सी पैक का, वो चेंज होता जा रहा है। जो रशाकई का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पोजीशन इन द रिवर एडजेसेंट जोन विथ हेविली डॉक्यूमेंटेड फ्लड रिस्क, इसमें भी इतना ज्यादा फ्लड रिस्क है। तो ऐसी चीजें बनानी ही उस जगह पे क्यों है जहां पे इतने ज्यादा जो प्रोन हो इलाका फ्लड से, ठीक है। दी फिजिकल स्पाइन ऑफ सी पैक जो कि कराकोरम हाईवे है, actively being realigned due to hydropower dams, glacial lake, outburst floods, permafrost melt, जो permafrost होते हैं ना, जैसे जो ग्लेशियर्स वगैरह या फ्रॉस्ट जमी होती है पहाड़ों पे, उनकी मेल्टिंग, और इंटेंसिफाइंग जो मानसून हमें 2025 में देखने को मिली, ठीक है। तो इसको भी रीअलाइन किया गया है कराकोरम हाईवे को, और इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि सी पैक 2.0 में क्लाइमेट को मद्देनजर इस तरह से रखा जा रहा है। ये आप पाकिस्तान बेस्ड जो मैंने केस स्टडी बताई और जो पूरा मॉडल बताया ना कि आपने किस तरह से पाकिस्तान बेस्ड चीजें कोड करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इस तरह से आप सी पैक को कोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पे है। ग्लोबल हीटिंग मेड 2022 फ्लड्स अप टू 50% वर्स। फिर जो ह्यूमन टोल हुआ, ये आपको पता है कि सबको कि 33 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए थे, और $30 बिलियन तक हमें लॉस देखने को मिला था।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, विल मेंटेन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट फ्लड्स एवरी 3 इयर्स। तो अब ये तो एक वो बात नहीं है ना, वाइज डिसीजन नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं होगा कि अभी हमने राशा कई का देखा या हमने जो धवेजी SEZ का देखा, तो वो फ्लड की नज़र हो गया प्रोजेक्ट। तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ऐसी टेरेन पे की जाए। ठीक है। तो बात यहाँ पे की जा रही है सोलर रेवोल्यूशन और मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। ये जो चीजें हैं ये हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिली हैं, ये एक फॉर्मल प्लान नहीं था CPEC का फेज 1 में। और वो किस तरह से देखने को मिला है कि लोगों ने, जिस तरह से आपको पता है कि अपने घरों में सोलर लगाने लगे हैं, कमर्शियल जो मार्केट्स हैं वहां पे सोलर देखने को मिल रहे हैं। हमें सोलर सर्ज हुआ है पाकिस्तान में, 36 गीगावाट ऑफ चाइनीज सोलर पैनल्स इंपोर्टेड बाय मिड 2025, और रफली ये 75% है कंट्रीज इंटायर इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का। ठीक है। और फिर EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रू 191% इन 2025 अलोन, ड्रिवन बाय चाइनीज ब्रांड्स, और गवर्नमेंट टारगेट जो है वो 30% है। ये आपको पता ना चाहिए, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, 2030 तक उन्होंने 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो अब ये पूरा होता है मिशन कि नहीं, ये एक अलग बहस है। ठीक है। तो CPEC जो 2.0 है, जो सेकंड फेज है, इसमें ट्रांजिशन हमें लाजमी होनी चाहिए ताकि हम इसको सस्टेनेबल बना सकें। ठीक है। तो क्लाइमेट प्रूफिंग द ग्रीन कॉरिडोर रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड मैंडेट टू रीडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स रीन्यूएबल्स, एस्टैब्लिश कार्बन स्टैंडर्ड्स और मैनेज कोल रिटायरमेंट, ताकि जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स है ये खत्म हो और रीन्यूएबल की तरफ आया जाए। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो टारगेट है, जो पाकिस्तान कमिटेड है NDC 3.0 पे, वो क्या है कमिटमेंट कि 2035 तक, 2035 का ये जो ईयर है, यहाँ तक क्या होगा कि एमिशंस को हम 50% तक कम करेंगे, और 17% अनकंडीशनली, मतलब कि इसको एट एनी कॉस्ट हमने करना है, और 33% हम इस बेस पे करेंगे कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मिले। ठीक है। और टेक ट्रांसफर हो। तो ये क्यों होता है, ये आप कोप के अंडर भी देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो रेपरकशन सारे आ रहे होते हैं, वो इतने डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स लगा रही होती हैं जो कि आपको पता है कि जो ट्रम्प भी आया तो इसने, ये इसकी पॉलिसी नहीं है, गो ग्रीन वाली पॉलिसी नहीं है इसकी। ठीक है। तो ये इसकी बात नहीं करता क्लाइमेट की, तो इसलिए इसके एक ड्रॉबैक भी था जो हम सुनते थे, ट्रम्प का आना जो है वो खुशाइंद हो सकता है कि नहीं। तो क्लाइमेट, और आपको पता है कि सुपर पावर है अमेरिका, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट होती है चीज़ें। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हो रहा था तब USA और चाइना ने साइन नहीं किया था। उसमें यही था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी एमिशंस को कंट्रोल करेंगे, और जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अगर कोई रेपरकशंस इस तरह से देखने को मिलते हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, और ग्लोबल साउथ जो है वो उसके रेपरकशंस फेस कर रहा होता है। ठीक है। एक्सेप्ट हम चाइना की बात करते हैं, क्योंकि चाइना एक साउथ में ही आता है, लेकिन वो इतना एडवांस है जिसकी वजह से इस रीजन में भी हमें जो कार्बन एमिशंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं चाइना की वजह से। तो ये दोनों साइनेटरी नहीं थे, जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल फेल भी हुआ। तो जब क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी सही से। ठीक है। तो ये बस इस तरह से ही बात की जा रही है कि क्या CPEC 2.0 को सही बनाने के लिए कौन कौन से एक्शंस हमने लेने हैं। ठीक है। अचीव्स पाकिस्तान कंडीशनल, ये जो अभी हमने बात की ना वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है। तो ग्रीन कॉरिडोर बने, ओपन अ ग्रीन फाइनेंस विंडो, एम्बेड रेजिलियंस स्टैंडर्ड्स, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान इसमें लॉन्ग टर्म प्लान बने, और मैंडेट हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें जो मोटरवे है जिस तरह से, और जो ये जो कराकोरम हाईवे है और गवादर है, इनको इस तरह से इंजीनियर किया जाए कि अगर कोई फ्लड या प्लेन्स, ग्लेशियर मेल्ट, एक्सट्रीम हीट, ये वाली चीजें भी आती हैं, तो इसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। इंजीनियरिंग फॉर
क्लाइमेट प्रोजेक्शन इज नेवर कॉस्ट सेविंग, इट इज स्ट्रिक्टली कॉस्ट डेफरल। तो क्लाइमेट प्रोजेक्शंस क्या मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट क्लाइमेट की नजर हो जाता है, इस तरह से फ्लड की नजर हो जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग की नजर हो जाता है, तो वो कभी भी कॉस्ट सेविंग नहीं होगा, वो कॉस्ट डेफरल होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सरप्लस में जाने की बजाय वो डेफिसिट में जाएगी। ठीक है, ये सब यही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई। अच्छा, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। ये जो है फिर जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लेंथी चैप्टर है, और इसको हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे। आज हमने कवर किया, कल हम ये सब चीजें मजीद पढ़ेंगे कि जो पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट है, या हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन ग्रोथ, तो ये पाकिस्तान रिलेटेड जो स्टडीज हैं वो किस तरह से आप लोगों ने तैयार करनी है, जो कि आपके करंट अफेयर और बाकी चीज़ों में भी काम आएंगी। ठीक है, बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो मैंने आपको करवाई। और कल हम इश्यूज पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कि पॉवर्टी है और पॉपुलेशन ग्रोथ है मेजर, और उसके फिर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। और ये जो स्लाइड्स हैं ये जस्ट आपकी एज अ केस स्टडी काम आएंगी।